Assalamualaikum and welcome to the second video lesson of grade 9 maths. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Today we are going to learn about exponents and logarithms, arithmetic and geometric sequence, sets and functions. So let's start the video lesson. Unit number 6, exponents and logarithms. Here the expression is what are logarithms and what are exponents. Basically the log is the exponent. In this way, if we have expression, if we are given with the expression a raised to power x is equal to y, then if we want to write it in the form of logarithm, then we will write it as log a y is equal to x. मीन्स आपके पास अगर a रेज टू पावर x है ना, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट तो आपको पता है क्या होती है, पावर होती है किसी भी चीज़ की, वो हमने पावर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई था। जब हमने इसको log की फॉर्म में लिखा तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि log a, मतलब जो ये वाली बेस थी, ये बेस है ना, यहाँ पे भी ये बेस ही रहती है। जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है और जो एक्सपोनेंट होता है वो राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब अगर आपके पास इस तरह से एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको लॉग में किस तरह लिखना है, और अगर लॉग में लिखा हुआ होता है तो फिर उसको एक्सपोनेंट में भी किस तरह से लिखना होता है। फिर वो ये होता है कि आपके पास जो ए है, जो राइट साइड पे टर्म होती है उसको हम पावर्ड बना लेते हैं, और जो यहाँ पे बेस के साथ होती है लॉग के साथ, उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। ये एरो बना हुआ है, ये बेस है तो ये यहाँ पे भी बेस ही रहती है। जो बस चेंज कहाँ पे आता है, जो एक्सपोनेंट और जो यहाँ पे राइट साइड पे वैल्यू होती है वो इंटरचेंज हो जाती है आपस में। अब यहाँ पे एक कंडीशन भी है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि ए नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, और ज़ीरो भी नहीं होगा। ज़ीरो से तो वैसे ही अगर ज़ीरो की पावर हम लेंगे उसको, तो फिर ज़ीरो का तो लॉग ही डिफ़ाइन नहीं होता जब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ज़ीरो का लॉग नहीं, मतलब log 1 तो ज़ीरो होता है लेकिन ज़ीरो का log डिफ़ाइन नहीं होता और ना ही नेगेटिव वैल्यू इसका होता है। इसलिए जो हमारे पास ए बेस जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ है ए 1 भी नहीं होना चाहिए, और जो y है वो आपके पास, मतलब जो ये वाली टर्म है उसको भी आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये अंडर दिस कंडीशंस वी कैन राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ logarithm and the log term can be written as in this exponent form. Next here we have example 2 raised to power 5 is equal to 32 means किस तरह से लिखेंगे। अब जैसे कि हमने a की पावर x इज इक्वल y, यहाँ पे a है 2 रेज टू a 2 है, x जो पावर थी वो 5 है, इक्वल y जो है वो 32 है। तो log में हमने a बेस हमारी ऐसी रहेगी log 2, y जो था वो x की जगह पे चला गया, तो मतलब 32 इज इक्वल, और x की जगह पे क्या आ गया, y आना था, तो वहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो किस तरह से बन गया log 2 32 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे। अब नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर रेडिकल एंड रेडिकेंट, exponents, base, characteristics and mantissa scientific notation. These are the learning objectives of unit number 6, which is exponent and logarithms. Here we have the definitions. Let a be a real number and n be a positive integer. a कोई भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर होगा, और n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो a रेज टू पावर 1 ओवर n, ठीक है, मे बी रिटर्न एज, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, a है 1 ओवर n का मतलब यही है ना कि स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी पावर n है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर 2 लिखा होता है तो वो स्क्वायर रूट होता है, अगर 1 ओवर 3 होता है तो क्यूब रूट होता है, इसी तरह से 1 ओवर 4 होता है तो फोर्थ रूट, और यहाँ पे n लिखा हुआ है जनरल नंबर है कोई, और ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो n अ पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से, वो a रेज टू पावर 1 ओवर n और कैन बी रिटर्न एज a रेज टू पावर n। दिस साइन इज़ कॉल्ड द रेडिकल ऑफ इंडेक्स n। तो ये साइन, मतलब ये जो रूट वाला साइन बना हुआ है ये क्या होता है, रेडिकल, और जो यहाँ पे जो भी नंबर होता है इंडेक्स n मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो वो जो भी होगा वो इंडेक्स होगा, और जो a मतलब अंदर वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। तो अब हम जब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये x-4 और ये क्यूब रूट है, तो यहाँ जो ये 3 पे अब क्या था कि n इंडेक्स था, यहाँ पे n क्या आ रहा है, 3 है, ठीक है, इस 3 ये इंडेक्स हो गया, ये जो आपके पास x-4 है ये रेडिकेंड हो गया,
और जो ये आपके पास ये वाला साइन बन रहा है ना रूट वाला, ये रेडिकल सिंबल हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x-4 रेज़ टू पावर, जैसे यहाँ पे 1/n था तो यहाँ पे 1/3 लिखा जाएगा। जो यहाँ पे नंबर होता है ना, जैसे ये 3 है, वही डिनोमिनेटर में जाता है। और उसके बाद क्यूब रूट कैसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब रूट ऑफ x-4, इसको वर्ड्स में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि रेडिकल साइन क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। नेक्स्ट है डिफाइन अ लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है, लेट a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। इस तरह से आपके पास की वैल्यू लिखी हुई है, वेयर a y ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। और ये भी हमने जो पीछे पढ़ा के अगर एक्सपोनेंट में लिखा हो तो उसको हम इस तरह से लॉग में लिखते हैं अंडर दीज कंडीशंस। तो इसको पढ़ते किस तरह से हैं, रीड एज लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, मतलब y का लॉग लेना है अंडर बेस a इज इक्वल टू द x, राइट, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, log a y इज इक्वल टू x। ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट एंड नोट एन कॉमन लॉगरिथम। अब लॉग होता है, उसके बाद एक कॉमन लॉग भी होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, बेस का डिफरेंस होता है। अगर लॉग विद बेस 10, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ना, ये बेस a थी इधर, अगर यहाँ पे बेस 10 आ जाती है तो वो एक अंडरस्टूड बात होती है कि वो कॉमन लॉग है। तो लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। वी हैव 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 10, मतलब log 10 1, फिर अगर 10 की पावर 2 आ जाए तो वो 100 हो गया। तो मतलब log 100 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वही था ना कि हमने log 10 लिखना होता है, यहाँ पे वही फॉर्म बन रही है। यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, बेस जो 10 बन रही है, और फिर यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करना होता था, 100 को यहाँ पे लाना था और जो पावर थी उसको राइट साइड पे लाना था 2। इसी तरह अगर 10 की पावर -1 है, ये इस तरह लिखा जाएगा 1/10। फिर इसके बाद जब ये बनेगा log 1/10 लिखेंगे तो ये जो पावर थी 10 की -1, ये राइट साइड पे चलेगी। वही वाली हमने कंडीशन अप्लाई की हुई है log की। बस ये है कि कॉमन log क्या होता है, ऐसा log जिसकी बेस 10 होती है वो कॉमन log होता है, और जो मतलब 10 वाला होता है वो 1 के इक्वल होता है, log 10 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर। अब क्या है, कोई भी नंबर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड होता है या वो होता क्या है। टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर x, वी राइट इन साइंटिफिक फॉर्म x इज़ इक्वल टू a इंटू 10 रेज़ टू पावर p। अब p यहाँ पे a आपको पता है कोई भी रियल नंबर होगा, राइट। 10 तो आप कांस्टेंट है, 10 की पावर p जो लिखी हुई है, तो p क्या है, बेसिकली p जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। p इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x। साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो p पावर होती है ना वैसे भी। a सपोज़ अगर मैं लिखूँ a है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, तो जो 10 की पावर 2 बनेगा वो मेरे पास 2 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होगा इस फॉर्म नोटेशन में। और 3 भी जो भी पावर होगी वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोल्व द इक्वेशन log x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, और मतलब सॉल्व किस तरह से करना है, अब आपको log में गिवन है ये, तो आपने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास जो अननोन क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में x, वो आपके पास आंसर आ जाए। log x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब हम इसमें वही अप्लाई करेंगे कि x प्लस 3 ये हो गया इज इक्वल, ये इसकी बेस नहीं है ना तो ये 10 होती है, अंडरस्टूड बात अभी हमने पीछे पढ़ा, 10 रेज़ टू पावर 2, x प्लस 3 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 टाइम्स 10, x प्लस 3 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 3 प्लस है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 100 माइनस 3 इट विल बिकम x इज इक्वल टू 97। तो ये इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक लॉज। अब आपके पास लॉज होते हैं लॉग के, वो क्या होते हैं, मेन 4 होते हैं बेसिक जो लॉज होते हैं, प्रोडक्ट्स, रेशोज़, और उसके बाद पावर वाला, और फिर चेंज ऑफ बेसिस होता है, चेंज ऑफ बेसिस। जो पावर और रूट है ये बेसिकली एक ही तरह से होते हैं, बस ये है कि अभी मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास ये log वैल्यू है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़, तो आपने अलग अलग log लिखना है, m के साथ भी और n के साथ भी, लेकिन उसको प्लस में लिख देना है। या अगर प्लस में होगी इस तरह से 2 टर्म्स अलग अलग log से,
तो आपने log एक दफ़ा अप्लाई करके उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये इंटरचेंज होते हैं कि प्रोडक्ट में लिखा होगा तो आप प्लस में लिखें, अगर प्लस में लिखा हुआ तो आप प्रोडक्ट में लिखें। फिर सेकंड होता है रेशोज़, मतलब डिफरेंस वाला होता है ये log कि log बी बेस को शो कर रहा है, बेस बी हर जगह जो लिखा हुआ है ना ये बी बेस को शो करता है। m/n, तो अगर प्रोडक्ट में था तो हमने प्लस में लिखना। अब अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आपने माइनस करके लिखना है, log m माइनस log n। या अगर माइनस इस तरह से सब्ट्रैक्शन में लिखा होगा तो आप विद द सिंगल log इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फिर एक है log b n⁻p। अब ये p क्या है, पावर है, n तो कोई भी नंबर होगा, पावर को आपने log से पहले ट्रांसफ़र करना है, p log n, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी जो है आपके पास log b n q रूट, मतलब q है उसकी पावर 1/q और n है, तो ये भी वही है कि पावर जो भी कोई होगी वो log से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/q बनती है पावर, वो log से पहले आई हुई है, इक्वल log n। तो मतलब ये जो पावर और रूट वाला है बेसिकली दोनों सेम होते हैं कि पावर कुछ भी होगी वो log से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे ये पावर होल नंबर में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या जिस तरह से भी हो। नेक्स्ट होता है अगर नेगेटिव भी होगी तो वो भी ऐसी आ जाएगी। फिर चेंज ऑफ बेस होता है, log b n है, तो n का मतलब है आपने किस तरह से करना है, log a n, ये a कोई भी a और आप बेस बना लेते हो n, और फिर log b जो रहती है वो, और जो यहाँ पे आपने a एक बेस बनाई हुई है वो आगे log उस वैल्यू का log आ जाता है। मतलब ये आपके पास थोड़ी ऑपोजिट वैल्यू होती है कि log a n और log b a, फिर a आपके पास कैंसिल हो जाता है, दोबारा आपके पास log n b वाली फॉर्म बन जाती है। बेस चेंज है ना, बेस आपने चेंज करनी है कि अगर आप एक log में फिर जो बेस लगा रहे हो वो अगली वाली वैल्यू में उसका log लगाना है। तो ये आपके पास जो लॉज होते हैं वो हैं प्रोडक्ट वाला, डिफरेंस वाला, पावर वाला और चेंज ऑफ बेस वाला। नेक्स्ट डिफाइन एल्गोरिथम ऑफ अ रियल नंबर, एंटी लॉगरिथम। अच्छा, अब हमने log तो पढ़ लिया, लॉगरिथम क्या होता है। अब एंटी लॉगरिथम क्या है, एंटी का मतलब ऑपोजिट होता है ना, जैसे होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम उसका ऑपोजिट। तो द इन्वर्स फंक्शन ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम का जो इन्वर्स फंक्शन होगा दिस इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। मतलब log m इज़ इक्वल टू n है, तो m इधर ही रहेगा, जैसे log सिंपल log था तो जब राइट साइड पे n के साथ जाएगा तो एंटी log बन जाएगा। जैसे हम करते हैं ना कि एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड, तो ये वही चीज़ है कि log मल्टीप्लाई था तो n से आके जब डिवाइड होता है तो 1/log हो जाता है, 1/log, फिर उसको हमने ऊपर लेके जाने के लिए एंटी log बनाया हुआ। मतलब आप सिंपल याद रखें कि जब log था तो इसका जब ऑपोजिट बनाना है हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है तो आपने डायरेक्ट एंटी log लिखना है। ये ऑपोजिट होता है log का, इन्वर्स फंक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव log 1000 इज इक्वल टू 3, तो एंटी log 3 मतलब 3 था ना तो 1000 इधर ही रहेगा, log उधर जाके 3 के साथ जाएगा तो एंटी log 3 इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, आपने फाइंड करने हैं रेडिकल और रेडिकेंड्स बताने, इनमें से कौन कौन से हैं। √3 फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना रेडिकल क्या है रेडिकेंड क्या है। रेडिकल तो हमने पढ़ा था, ये पूरा जो एक्सप्रेशन होता है रूट की फॉर्म में लिखा हुआ वो होता है, मतलब इसको वैसे ये 1/2 भी पावर बनती है, और जो रेडिकेंड है वो सिर्फ अंदर से 3 है। इसी तरह से 8 - 2 √6 है। तो ये जो रेडिकल है, रेडिकल में जो मतलब रूट की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा होता है वो √6 है सिंपल, और जो रेडिकेंड है वो सिर्फ 6 है जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, रूट के अंदर, तो वो क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, फोर्थ रूट एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एंड वन मोर थिंग, रूट का मतलब है कि अगर जो पावर में तो लिखी हुई है, रूट में इसलिए बोल रही हूँ कि ये नहीं कि आपके पास 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो आप कहें कि 2 रेडिकेंड है और जो पावर 3 लिखी हुई है वो रेडिकल है, नहीं। जो इस तरह से रूट मतलब 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह की पावर देंगे वो रेडिकल साइन होता है। सिंपल पावर तो फिर एक्सपोनेंट ही हो गया ना, वो रेडिकल तो नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब आपके पास ये रेडिकल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने इसको एक्सपोनेंट बनाना है। a⁻³ और उसका 5th रूट गिवन है, तो हमने किस तरह से लिखा a⁻3, यहाँ पे आपके पास जो पावर बनेगी वो आप अगर यहाँ पे 5 नहीं होगा सिंपल आप वो करें, a⁻3 है और 1/2 कर लें, सिर्फ अगर स्क्वायर रूट है, वो मिस्टेकन नहीं लिखा गया है।
अब a रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, सिर्फ ये रूट है और a की पावर 3 है। फिर जब हमने इसको अंदर लिखा a मल्टीप्लाई 1/2, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया a रेज़ टू पावर 3/2, तो ये इसकी एक्सपोनेंट मतलब पावर आ गई। इसी तरह नेक्स्ट होगा नीचे a 1/a रेज़ टू पावर k और उसका b रूट लिखा हुआ है। फिर a रेज़ टू पावर k 1/a रेज़ टू पावर k, ये भी यहाँ पे जो b है, सॉरी ये भी मिस्टेकनली लिखा गया है, यहाँ पे 6 होगा, 6 है, ठीक है, 1/6। फिर उसके बाद इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a रेज़ टू पावर 1/k मल्टीप्लाई 1/6, फिर उसको आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर 1/a रेज़ टू पावर k/6 बन जाएगा। तो मतलब k/6 जो है वो उसकी एक्सपोनेंट या फिर पावर है। अब नेक्स्ट आपके पास ये एक्सपोनेंट में लिखे हुए हैं, मतलब पावर्स में, और आपने इसको रेडिकल साइन बनाना है। राइट इन रेडिकल फॉर्म एंड इवेलुएट द रिज़ल्ट। 25 रेज़ टू पावर 1/2, तो 1/2 तो मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट होता है, तो 25 और उसका ये हमने स्क्वायर रूट बना लिया। तो 25, अब जो 25 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 × 5, उसको हमने 2 टाइम्स लिखा ये, तो अब जो ये 1/2 होता है और ये 5 के भी 2 है, जब इसको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, सिंपल 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 रेज़ टू पावर -1/3। अब 8 की इसकी पावर -1/3, इसको पावर को प्लस बनाने के लिए हम 8 को रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/8 और उसकी पावर प्लस हो जाएगी 1/3। अब 1 के ऊपर भी 1/3 और 8 के ऊपर भी 1/3 पावर है। 1 की तो कुछ भी पावर ले आंसर 1 होगा। 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को हमने लिखा 2 × 2, इसलिए मतलब 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब आपके पास जो यहाँ पे ये 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 की पावर 1 रह जाएगा, तो 1/2 की पावर 1 2 हो गया, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, आपके पास रेडी इस तरह से लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7, मतलब 3 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, अलग अलग से रेडिकल साइन में लिखे हुए, आप इसको एक रेडिकल साइन में लिख सकते हो। 3 × 7 यहाँ पे, और इसकी दोनों की पावर 1/2 है ना, तो हमने बाहर यहाँ पे इकट्ठा ही करके लिख लिया। 3 × 7 21, इसकी पावर 1/2, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 4 की पावर 5, मतलब इसका 5th रूट है, मल्टीप्लाई 128 और इसका भी 5th रूट है। लेकिन इस काम के लिए ज़रूरी है कि जो ये पावर्स में लिखी हुई हैं ये दोनों सेम पावर्स होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके एक में लिखते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पावर तो डिफरेंट होगी। अब ये 1/5, अब हमने इसको एक पावर में लिखा, 4 × 128 मल्टीप्लाई 1/5, 4 को 128 से मल्टीप्लाई किया 512, उसकी पावर 1/5, उसको मैंने 5th रूट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब आपने क्या करना है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। आपके पास ये क्वेश्चन है, इनमें से आपने बतानी है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग। फर्स्ट है 16x रेज़ टू पावर 3। अब 16x क्यूब में बेस क्या है, x बेस वो बनती है अगर कोई चीज़ एक्सपोनेंट में लिखी हुई है, तो वो जो एक्सपोनेंट जिसके ऊपर लगा होगा उस एक्सपोनेंट के नीचे जो बेस होती है, जो वैल्यू होती है वो बेस होती है। तो बेस इसमें क्या हो, यहाँ आपके पास 6x और जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। 16 भी कुछ चीज़ है, यहाँ पे हमने फाइंड नहीं करना, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 16 हमारे पास कोफिशिएंट होगा, मतलब जो x वेरिएबल होता है ना, इटसेल्फ x y z वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स के साथ जो टर्म्स लिखी हुई होती हैं वो आपके पास कोफिशिएंट्स होते तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ लिखने की वजह से कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बेस और एक्सपोनेंट का बताना है। अब x रेज़ टू पावर 9 में बेस x है, एक्सपोनेंट 9 है। नेक्स्ट 4y रेज़ टू पावर 3 में बेस 4y है पूरी, और जो पावर एक्सपोनेंट है वो 3 है। इसी तरह से नेक्स्ट x - 2 रेज़ टू पावर 3 है, उसमें बेस आपके पास x - 2 है और एक्सपोनेंट 3 है। नेक्स्ट 18x 5 है, बेस आपके पास x है और एक्सपोनेंट 5 है। अब क्योंकि जो थर्ड वाला पार्ट था 4y रेज़ टू पावर 3, उसमें ब्रैकेट लगी हुई थी, पूरे के पावर ऊपर पावर 3 थी, इसलिए हमने कहा कि बेस 4y है। लेकिन 5th वाले में सिर्फ ब्रैकेट नहीं है, पावर सिर्फ x के ऊपर है, तो इसलिए बेस सिर्फ x होगी और एक्सपोनेंट 5 होगा। 18 इसमें भी फिर वही एज ए कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आपके पास है राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्वेश्चन है, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन अभी हमने पीछे पढ़ गया कि a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर p, इस तरह से लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.051
उसको हमने पहले तो पॉइंट ख़त्म करना है। तो हमें पता होता है कि 51 है, डिवाइडेड बाय पॉइंट जहाँ पे होता है उसकी जगह 1 लगाना होता है, और आगे जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उतनी उतने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। 51/1000 था, अब हमने इसको अलग अलग कर दिया कि 10 अलग कर दिया है, 100 अलग कर दिया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 51 को 1000 पे डिवाइड करें तो यही आंसर होता है, लेकिन वो फिर आपको जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो 0.0051 देगा, लेकिन वो फिर आपको तो नहीं पता चलेगा क्या नोटेशन लिखनी है। तो ये मैंने 10 अलग और 100 इसलिए अलग किया है कि आपके पास 51 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5.1 मल्टीप्लाई, अब ये 1/100 है। 100 का मतलब है कि इसको मैं 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, 10 मल्टीप्लाई 10 100। जब 10 की पावर 2 लिखूँगी वो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये a मल्टीप्लाई 10⁻p, यही हमने जनरल नोटेशन पढ़ी थी साइंटिफिक नोटेशन की, तो वो इस तरह से। अब नेक्स्ट उसके आपके पास जो नेक्स्ट है 89.99, इसमें भी आपने पॉइंट रिमूव करना है 99 की देर से पहले जो है वो, ये पूरा पॉइंट रिमूव करके पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी 2 थी, 99, तो वो 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो पॉइंट से पहले वो 0 था ना, इसलिए वो हमने ख़त्म ही कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो 89 है पॉइंट से पहले, उसको तो हमने निगलेक्ट कर सकते, वो वैल्यू हमने लिखनी है 8999 डिवाइडेड बाई 100। इसमें भी हमने क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, क्यों, आपके पास हमने 100 बनाना है अलग, 10 की पावर 2 बनानी है। अब जब मैंने इसको 1000 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे 100 की बजाय 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब अगर एक ज़ीरो आप एक ज़ीरो से कट भी करते हैं तो दोबारा 100 बच जाएगा, इज़ इक्वल टू 8.999 मल्टीप्लाई, मतलब 8999 को 1000 पे डिवाइड किया तो ये आंसर होगा, मल्टीप्लाई 10⁻1। ठीक है। अब 10⁻p, वो p कुछ भी हो सकता है, -2 भी पावर है, नेगेटिव है, 1 भी पावर है। नेक्स्ट है 0.424, ये भी इसी तरह से होगा। अब आपके पास 424 होगा, पॉइंट की जगह 1, आगे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इज़ इक्वल टू 424/100 है, 10 अलग कर दिया मैंने, 424 को 100 में डिवाइड किया तो 4.24 मल्टीप्लाई 10⁻1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपका 4th वाला भी होगा। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास है 6350, आपने बताना है करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक ऑफ 63503, 3 क्या होते हैं, आपने ये 0 है ना लास्ट पे, आपने अगर मुझे पॉइंट लाना है इस वैल्यू में, पॉइंट मुझे लगाना है 6 के बाद, मतलब पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद जाता है करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए, कुछ भी नंबर लिखा हुआ, तो मैं 6 के बाद लाऊंगी। तो 6 के लिए इसका मतलब है मुझे 3 वैल्यूज़ पीछे आना पड़ेगा, तो 3 मतलब करेक्टरिस्टिक, मतलब मैंने पॉइंट अपना 6 पे के बाद लाना है, 6.350। मैंने आपसे कहा है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू, और नॉन ज़ीरो वैल्यू वो फर्स्ट जो है, मतलब वो 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, वो 6 ही बनती है। तो यहाँ इसके फिर मुताबिक ये 3, मैंने ये वाला 3 नहीं लिखा हुआ, वो मैंने ये 3 लिखा है कि 0 से पीछे आई 5 एक वैल्यू, 5 से पीछे आई 3 2 वैल्यू, 3 से पीछे आई 3 वैल्यू, तो इसलिए वो मैंने 3 लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है 2.057। अब इसमें पॉइंट जो मेरा 0 पॉइंट है वो 2 के बाद ही है, और 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब मुझे अपने पॉइंट को कहीं भी लेके नहीं जाना है, एडजस्ट नहीं करना, बिल्कुल सही प्लेस पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जब मैंने कहीं आगे पीछे नहीं करना अपनी वैल्यू को, पॉइंट को, तो मुझे तो करेक्टरिस्टिक भी मेरा 0 ही हुआ ना, क्योंकि वो सही वैल्यू पे लगा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है 0.8657। अब मेरा जो पॉइंट है वो 0 के बाद लगा हुआ है, और 0.86 है, जबकि मैंने 0 वैल्यू मैंने तो कहा है नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब है मुझे 0.8 के बाद लाना है, 8 के बाद लाना है, 8 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। 8 के बाद लाने के लिए 8 के बाद लाना है, इसका मतलब है एक पॉइंट मुझे आगे लेके आना है, अपना एक वैल्यू आगे लेके आना है, एक डेसिमल प्लेस पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक तो 1 हो गया। लेकिन ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, ऊपर जो मैंने कहा था मुझे 6 के बाद लाना है, वहाँ से अगर आपने राइट से लेफ़्ट साइड पे आना है तो आंसर पॉजिटिव होता है, अगर आपने लेफ़्ट से राइट साइड पे अपना पॉइंट मूव कराना है, लेफ़्ट से राइट साइड पे, तो आपने क्या करना होगा, उसके साथ माइनस आता है। ठीक है, अगर राइट से लेफ़्ट पे आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे तो आपको -7 लगाना होता है। तो इस तरह से आप ये इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इवेल्यूएट log 5 प्लस log 4 प्लस log 3 माइनस log 6। ये 3-4 वैल्यूज़ गिवन है आपको, प्लस में भी है माइनस में भी है। जो हमने लॉस पढ़े हैं ना log के, हमने वो लगा के 1 बाय 1 इसकी सिंप्लीफिकेशन करके इसको सिंपल log में लिखना है, एक log की फॉर्म में। यहाँ पे 4 log अलग अलग यूज़ हुए हैं। तो अब फर्स्ट क्या होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये log 5 एज इट इज़, log 4 है, इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए 2 × 2, तो वो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, प्लस log 3 माइनस 6 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ log 2 × 3। अब log 5 एज इट इज़, प्लस ये पावर है ना log 2 रेज़ टू पावर 2, तो जो ये पावर है 2 ये log से पहले आ जाएगी, 2 log 2 प्लस log 3 माइनस, अब मैंने ये प्रोडक्ट में है तो इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है, लेकिन माइनस ये तो माइनस ये बना है log 2 सेंटर में प्लस ही आएगा, लेकिन जब ये माइनस उस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस वजह से यहाँ माइनस आया हुआ, अदरवाइज़ जो मैंने लॉ पढ़ाया था वो प्लस का ही है और यहाँ पे प्लस ही आएगा। वो स्टेप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये माइनस ऐसे ही रखें, log 2 प्लस log 3 लिखें। नेक्स्ट स्टेप में जब आप माइनस को अप्लाई करेंगे तो माइनस log 2 और माइनस प्लस माइनस log 3 बन जाता है। फिर log 5 प्लस, अब ये log 5 एज इट इज़ हो गया, ये log 2 है, ये भी log 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, मतलब log 2। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल ये आ जाएगा log 5 प्लस log 2, दोनों प्लस हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिखना है विद सिंगल log इज मल्टीप्लाई 5 × 2। तो ये अब 5 × 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 10, और मैंने आपको बताया log 10 इज़ 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। अब आप देखें कि क्या आपको क्वेश्चन गिवन था और क्या आपका आंसर है। तो ये हमने सारा जो किया है, log के जो लॉस थे हमारे पास वो अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट 5 log 3 माइनस log 9 इज इक्वल टू log 27। ये प्रूव करना है हमने। अब राइट हैंड साइड हमने लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 5 log 3 माइनस log 9। अब ये पावर log से पहले लिखा हुआ है 5, इसको जब हम एक्सपोनेंट बनाएंगे तो log 3 और इसकी पावर बन गई 5 माइनस log, ये 9 को मैं लिखूँगी 3 × 3, 3 × स्क्वायर होगा ना, तो वो 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया। फिर log, अब ये देखें ये माइनस में दोनों वैल्यूज़, इसको मैं डिवीजन में लिखूँगी log 3 रेज़ टू पावर 5 ओवर 3 रेज़ टू पावर 2। फिर ये log, अब ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो 3 की पावर भी -2, तो 3 की पावर 3 तो ये वाला ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, वो इसलिए log 3 हो गया, इसकी पावर 3 - 2, 3 - 2 1, सॉरी ये log 5 है और ये log 2 है, यहाँ पे बनेगा 5 - 2, यहाँ पे 5 - 2 आएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, log 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो आपके पास आ जाएगा log 27। तो जो आपके पास log 27 है वो राइट हैंड साइड है, यही तो उन्होंने कहा था आपके log 27 ये फाइंड करें, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो log 27 राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है आपके पास समरी। द नंबर विच इज़ रिटन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड, logarithm with base 10 is called common logarithm, log 1 is equal to 0, laws of logarithm, any number raised as a power to any other number is called exponent। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। now pause your video and revise all the things about chapter number 6। आपको फिर इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, उसको खुद रिवाइज़ करें, दोबारा से देखें चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरह से पढ़ा है, क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया है, फिर आप अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट योर बुक वर्क एंड डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6, चेक योर आंसर्स गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको करें, उसके बाद आपके जो चैप्टर नंबर 6 के मतलब करने के बाद डेफिनेशंस और उसके एक्सरसाइजेज सब कुछ करने के बाद आप के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज भी होती है, तो उसको रिवाइज़ किया करें, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव भी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस और इस तरह से वो हम करेंगे, और समरी आपकी बुक के एंड पे भी लिखी हुई होती है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब नेक्स्ट है आपके पास अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दिस इज़ बेसिकली द चैप्टर नंबर 7। सीक्वेंस तो आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, पहले कोई भी मतलब कोई टर्म, कोई चीज़, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डेली लाइफ में भी अगर हम किसी चीज़ को किसी अरेंज फॉर्म में
ऑर्डर की फॉर्म में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। किसी चीज़ को हमने अगर तरतीब दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिसऑर्डर में होती है तो वो सीक्वेंस तो नहीं होता, अगर ऑर्डर में होती है तो दैट इज़ सीक्वेंस। अब उसमें है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ने हैं। अब सीक्वेंस तो हमें पता चल गया क्या होता है, हम यहाँ से डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर आर चैप्टर नंबर 6 आर सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस क्या होता है। A sequence is an arrangement of numbers written in a definite order according to some specific rule, ठीक है। स्पेसिफिक रूल का मतलब है कि हमें कंडीशन गिवन होती है कि किस मुताबिक हमने सीक्वेंस बनाना है। तो फिर आ सीक्वेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो 1 3 ये ओड नंबर का सीक्वेंस नहीं चल रहा, 1 3 5 7। सपोज अगर मैंने इससे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या होगा, 9, उससे नेक्स्ट 11। ये आपके पास जो डॉट्स डले हुए हैं इसका मतलब है नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो अगर आप नंबर्स चलते जा रहे हैं मतलब आपके पास जितनी भी ओड नंबर्स होंगे वो सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ इट्स लास्ट टर्म इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। आपको कोई सीक्वेंस गिवन है जिसमें एंड वाली टर्म गिवन है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। एंड इफ़ अ सीक्वेंस इफ़ द सीक्वेंस डज नॉट हैव इट्स लास्ट टर्म दिस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में एंड वाली टर्म नहीं है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। एग्जांपल्स भी आपको गिवन है, आगे भी एग्जांपल्स ये भी बनी हुई हैं। ये फाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं, एंड वाली टर्म गिवन है। ये इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, एंड वाली टर्म्स नहीं गिवन, ठीक है। और ये सीक्वेंस का मतलब है जैसे ये बना हुआ है 6 9 12 15 18, तो ये आपके पास 3 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 3 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। सपोज़ मैं नेक्स्ट टाइम फाइंड करना चाहूँ तो क्या बनेगी, 21 24 27 30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने यही कहा है कि नंबर्स की अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term is called arithmetic sequence, AP। arithmetic progression भी इसलिए लिखा हुआ है AP। arithmetic का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना, सम करना। तो इसलिए यहाँ पे हमने टर्म यूज़ की हुई है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, कि आपके पास कोई सीक्वेंस है और उसमें जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग टर्म का मतलब होता है नेक्स्ट आने वाली टर्म। प्रोसीडिंग नेक्स्ट होता है और प्रीसीडिंग पिछली होता है। तो द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच, ऐसा सीक्वेंस नंबर्स का जिसमें जो नंबर्स हैं आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। कोई एक फिक्स नंबर रखा हुआ है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं पिछले नंबर में, तो अगला अगला नंबर आता जा रहा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और ज्योमेट्रिक क्या होता है, इसी तरह से द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स नंबर। इसमें कोई एक फिक्स नंबर होता है और वो पिछले टर्म से मल्टीप्लाई करके आता है। बस फ़र्क यह है, अरिथमेटिक में एक फ़िक्स नंबर है, उसमें वही फ़िक्स नंबर हम पिछली टर्म्स में प्लस करते जाएंगे तो अगला एक टर्म आता जाएगा। और ज्योमेट्रिक में क्या है कि वही फ़िक्स नंबर कोई भी होगा, ज़रूरी नहीं है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में सेम हो, वो तो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस तरह का है। तो उसमें ज्योमेट्रिक में एक नंबर होगा, उसमें हम पिछले टर्म से मल्टीप्लाई कर करके अगले जो अपना सीक्वेंस है वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अ नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि एक कोई नंबर जी है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा कब, बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स हैं उनके दरमियान। इफ़ ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जी की पावर 2 आई है, जी की पावर 2 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इस तरह से होगा कि जी का स्क्वायर लें और उधर से ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए, तो वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। इस तरह से फाइंड करना होता है आपने। फिर आ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इस तरह से, और इज इक्वल टू सी डॉट डी। ये कोई नंबर्स हैं आपके पास, मतलब आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू है या ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2। ये तो हमको सिंपल पता है, अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन जो होता है हम फाइंड भी करते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, उन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करें, आपके पास मीन आ जाता है। अरिथमेटिक मीन सिंपल मीन भी होता है। तो ये तो आपके पास सिंपल फार्मूला होता है इसको फाइंड करने का।
नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं आपके पास। जो सीक्वेंस है ए एन एक सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका है और वो है n+3। अब n+3 an इज इक्वल टू n+3। जब 3 फाइंड करनी है हमने 1 2 3। n1 का मतलब है कि आपके पास जब n1 होगा, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है a2, n इज इक्वल टू 3 का मतलब है a3। a1 a2 a3 टर्म्स बतानी है। जब हम 1 रखेंगे तो 1 + 3 4। जब 2 रखेंगे तो 2 + 3 5। जब 3 रखेंगे तो a3 3 + 3। अब देखिए एक फ़िक्स्ड नंबर है 3, उसमें हम प्लस करते जा रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स बनती जा रही हैं। ये एक सीक्वेंस, और ये किस तरह का सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि हमने कहा था कि हमने उसमें प्लस करना है एक फ़िक्स्ड नंबर पिछली टर्म्स में, तो उससे आगे टर्म्स बनती जाएंगी। तो देखें 3 4 5 6। सपोज़ अगर मैं 4 रखती हूँ नेक्स्ट, तो 4 + 3 7 बन जाएगा। इस तरह से आपके पास कंटिन्यू करेगा सीक्वेंस। नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। यहाँ पे है 1 3 7 15 31। आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं? पता कैसे चलता है? हमने सीक्वेंस पे आप थोड़ा सा फोकस करें, आपको पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस किस तरह से है। स्टडी दीज टर्म्स एंड राइट दी सीक्वेंस। मल्टीप्लाई। अब 1 है, नेक्स्ट 3 है, 7 है। 1 के बाद 3 किस तरह से आया हुआ है? अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 ज़ा 2, 1 प्लस करूँ 3, 3 को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6, उसमें 1 प्लस करूँ तो 7, 7 को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 14, 14 में 1 प्लस करूँ 15, 15 को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 30, 30 में 1 प्लस करूँ 31। तो मतलब मुझे पता चल गया सीक्वेंस किस तरह का चलना है कि मैं अपनी आगे वाली टर्म्स फाइंड कर सकूँ। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। हर टर्म को 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं एंड ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म फाइंड करते जाएं, फाइंड करने के लिए वो करते जाएं 1 ऐड। तो 1 3 7 15 31 तो गिवन थे। 31 को मैंने मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? 62। 62 में मैंने 1 प्लस किया 63। 63 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 126, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी 127। इसी तरह मैं 127 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 254, उसमें 1 प्लस किया 255। 255 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 510, और उसमें मैं 1 प्लस करूँगी तो 511। इसका मतलब है मुझे सीक्वेंस समझ आ गया है, मैं आगे जितनी वैल्यूज़ भी करना चाहूँ फाइंड मैं कर सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच A1 इज़ 11, AN 68 एंड D3। D होता है आपके पास बेसिकली फॉर्मूले में डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस। A11 N 68 D3। N आपने फाइंड करना है। N क्या है? पुट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला। फार्मूला ये आपको याद रखना होगा। AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN गिवन है 68 इज़ इक्वल टू A जो सिंपल है वो 11 है प्लस N-1 वो जनरल है इंटू D जो है वो 3 है, जो सारी वैल्यूज़ गिवन थी। अब मैंने क्या किया इसको कि 3 इंटू N-1 इक्वल, ये 68 है, 11 प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस किया 57, 3 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, तो 57/3 19 होता है। ये -1 था, उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब N20 आ गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये जनरल फार्मूला है। कॉमन डिफरेंस वगैरह अगर फाइंड करना हो आपने या कॉमन रेशियो सीक्वेंस का, तो ये है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN सीक्वेंस होता है, A जो है वो कोई भी सीक्वेंस हो उसकी वेरी फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होती है, प्लस N-1। N हमें पता होता है कि नंबर्स जो वेरिएशंस होती हैं कि फर्स्ट सीक्वेंस है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। D कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये फार्मूला याद होगा तो आप इसमें से कुछ भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसी तरह से फाइंड AM बिटवीन। AM का मतलब है अरिथमेटिक मीन। बिटवीन इन अगर फर्स्ट क्वेश्चन है -3 और 7, तो ये A और B इनके दरमियान आपने अरिथमेटिक बताना है। A है -3, B है 7, कैपिटल A हमने बताना है। मैंने आपको कहा था A + B/2। A है -3 + 7/2, -3 और +7 4 होगा, 4/2। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप लेते हैं x-1 और x + 7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो x-1 प्लस x + 7/2। x और x तो क्या हो जाएगा 2x, -1 और +7 6, इनको 2 कॉमन ले लिया, x + 3/2, 2 से कैंसिल आउट, सिंपल x + 3। सिंपल आपने ऐड करके जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, टोटल 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, उसी से डिवाइड करना होता है, न्यूमिनेटर में उन सबको प्लस करना होता है। इसी तरह से आपका इसका थर्ड पार्ट भी होगा। नेक्स्ट है शो दैट द AM अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स 4 एंड 6 के दरमियान आपने बताना है
के इज़ ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि कोई भी जो अरिथमेटिक होता है दो नंबर्स के दरमियान, अभी तो हमें 4 और 8 कह रहे हैं ना, ये वैसे भी रिज़ल्ट वैलिड है किसी भी दो वैल्यूज़ के लिए कि आपके पास जो अरिथमेटिक होता है वो ग्रेटर होता है उनकी ज्योमेट्रिक मीन से। A 4 है, फर्स्ट वैल्यू B 8 है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, 4 + 8/2, 8 और 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन तो हमने कहा था स्क्वायर रूट लेना है और A B मल्टीप्लाई, A B 4 × 8 32, उसका स्क्वायर रूट लिया 5.6, तो अरिथमेटिक मीन का आंसर 6 आया, ज्योमेट्रिक मीन का 5.6 अप्रॉक्सीमेटली 6 है, लेकिन फिर भी फ़र्क तो है ना। तो देखें कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन मीन्स 6 ग्रेटर देन 5.66, तो ये शो हो गया हमने। वैसे तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ये प्रूव्ड है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ गिवन थे उसके मुताबिक हमने प्रूफ भी दे दिया कि वाकई ही ग्रेटर है। क्योंकि आप देखें अरिथमेटिक में तो आपने प्लस करना होता है, फिर उसको डिवाइड भी करना होता है, और ज्योमेट्रिक में आपने यही देख लेना कि आपके मल्टीप्लाई करना है आपने वैल्यूज़ को, तो वहाँ से ही आपके पास वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर उसका आपने जब स्क्वायर रूट लेना होता है तो फिर इसलिए वो छोटी हो जाती है वैल्यू। अपने हेयर द समरी ऑफ यूनिट नंबर 7 इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस विच हैज़ लास्ट टर्म इज कॉल्ड डेफिनेट सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस विच हैज़ नो लास्ट टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये इंडेफिनेट भी होता है या इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, AM अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन GM मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। Again pause your video and revise all the things about unit number 7, then you will be able to solve the question, to solve the exercises of chapter number 7. Again, and complete your book work and do all the questions of exercises of chapter number 6 and check your answers given at the end of your book. फिर उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट आपका दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर दिस वीडियो, यूनिट नंबर 8 सेट्स एंड फंक्शंस। आपने पढ़ा होगा कि सेट्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ये तो फंक्शन तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन सेट तो पढ़ा होगा, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, अब 9th में भी हम पढ़ेंगे। उसी तरह से सेट होता है आपके पास, हम पढ़ते हैं हर आगे कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वो आपके पास कलेक्शन जो होती है वो सेट होती है। और फंक्शन भी क्या होता है ये हम आप भी पढ़ते हैं आगे। The learning objectives of chapter number 8 are set, domain and range, function and types of functions. अब फर्स्ट सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। इस मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना एक ऑर्डर में, तो वो आपके पास सेट बन जाता है। इसका हम अक्सर कहते हैं ना ये सेट बनाना है, ये पाइल बनाना है, ये इसका सेट है, ये इसका सेट है। तो एक तरह की चीज़ों को हम जो चीज़ों का सेट अलग अलग बना लेते हैं तो वो मतलब कलेक्शन कर लेते हैं, वो सेट होता है। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, मैं कहूँ कि 9th क्लास मेरे इस क्लास में जो 9th क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 20 हैं, तो मैंने मतलब 9th क्लास के स्टूडेंट्स का, या मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ गर्ल्स की क्लास बना रही हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ बॉयज़ को कंबाइन कर रही हूँ, तो वो मेरे पास एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट होता है आपके पास इफ़ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई A और B सेट्स होते हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उनमें नंबर्स हैं कुछ भी, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B फंक्शन को शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। अभी हम आगे ये एग्जांपल पढ़ते हैं कि आपके पास ये x है, ये 0 3 -3 2 कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, ये y के लिखे हुए हैं, मतलब ये सारा x सेट है, ये सारा y सेट है। x के जो सेट के सारे फर्स्ट नंबर्स होते हैं वो आपके पास डोमेन होती है, मतलब 2 0 को 2 से मिलाया, 3 को 4 से, -3 को 2 से, 2 को 4 से। तो जो आपके पास सेट में इस तरह बाइनरी रिलेशन का, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो ऑर्डर की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ऑर्डर पेयर में। तो जो 0 0 0 3 -3 2 जो पहले नंबर होते हैं वो डोमेन में आते हैं, और जो सेट में बाइनरी ऑर्डर में लिखे हुए सेकंड नंबर पे होते हैं 2 4 -2 4, ये आपके पास रेंज होते हैं। और आपने सेट में एलिमेंट्स हमने कहा था तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो एक तरह का नंबर आपने एक दफ़ा यूज़ करना, बार बार नहीं यूज़ करना होता वो। अब इफ़ R इज़ अ बाइनरी रिलेशन देन डोमेन ऑफ R इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होती हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन R इज़ कॉल्ड द रेंज। R का मतलब है बाइनरी रिलेशन है, और उसमें ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो आपके पास रेंज होती है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन क्या है। आप अ फंक्शन इज़ इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी फिर मैं बात कर रही हूँ दो, कि दो सेट को मिला के बना हुआ है। ओवर टू सेट्स दैट एसोसिएट्स टू एवरी एलिमेंट टू द फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। क्या कंडीशन होती है, दो सेट हैं आपके पास, जैसे एक ये सेट है और एक ये सेट है, और एक सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट्स P Q R हैं। आपके पास वन मैच हो रहा है P से, मतलब वन को P असाइन किया हुआ है। ये वाला सेट आपका सपोज X है या Y है, ये डोमेन का सेट होता है, ये रेंज का सेट होता है। इस रेंज के सेट को हम को डोमेन भी बोलते हैं। तो आपके पास जो वन असाइन हुआ है P को, फिर 2 से Q जा रहा है, 3 से भी Q। अब आपके पास जो ये वाला सेट होता है ना डोमेन वाला, इसमें से एक तो सेट की कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से 2 यूज़ है 3 यूज़ ही नहीं हुआ, सारे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 1 को P साइन हुआ है, 2 को Q भी है। अगर P 1 को था तो यहाँ पे P 2 को भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर हमने एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हर नंबर को एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए साइन, तो इसलिए फिर भी फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है फंक्शन की कि ओवर टू सेट्स दैट एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, उसको एग्जैक्टली एक और एलिमेंट मिला हो। रेंज के सेट में से ज़रूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स यूज़ हों मैपिंग के लिए, इसको मैपिंग भी बोलते हैं कि आप मतलब एक नंबर असाइन किया हुआ है, लेकिन डोमेन में से सारे यूज़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंक्शन एफ। ये एफ होता है ना फंक्शन है कि इधर से इधर जा रहा है, इसको एफ ये जैसे लिखा है, ये टू बी जा रहा है फंक्शन, ये एफ फंक्शन को शो करता है। फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ इनटू फंक्शन। अब टाइप्स है फंक्शंस की, इनटू, ऑन टू, वन बाइजेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी किस किस को बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ इनटू फंक्शन इफ़ एट लीस्ट सेट बी। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम अज़ कम, कि सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं हैज़ एन एलिमेंट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। कि बी में से कम अज़ कम कोई एट लीस्ट सेट बी हैज़ एलिमेंट, कि कोई बी में से तो कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए कि वो मैपिंग में या नंबर असाइन करने के लिए यूज़ ना हो रहे हों। लेकिन ए में से तो हमें पता है सारे यूज़ होने ही चाहिए और डिफरेंट भी होने चाहिए। ये नहीं कि अब हम इनटू की कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए फंक्शन की सेटिस्फैक्शन भूल जाएं। तो इनटू फंक्शन तभी होगा ना कि पहले वो फंक्शन तो वो फंक्शन बने। फंक्शन के लिए हमने कहा था कि सेट ए डोमेन के सेट में से सारे एलिमेंट्स यूज़ हों, हर एक को डिफरेंट एलिमेंट असाइन हो। 5 जा रहा है 7 पे, 6 जा रहा है 8 पे, 7 जा रहा है 9 पे, 8 जा रहा है 10 पे। 4 नहीं यूज़ हो रहा तो इट्स ओके, बाकी तो हमारे सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इधर से, और इधर से सारों को असाइन भी हो रहा है। मतलब और उसने कहा था कि बी में कम अज़ कम ऐसा होना चाहिए जिसको असाइन ना हो, तो 4 ऐसा नंबर है जिसकी कोई प्री इमेज इसका मतलब होता है कि 5 इमेज जा रहा है 5 का 7 पे। इस तरह ये इमेजेस भी होते हैं ना कि 4 का कोई इमेज नहीं यहाँ पड़ा हुआ, 4 को कोई नंबर ऐसा यहाँ पे नहीं है कि 4 से मैच कर रहा उसको वो असाइन किया गया हो। ये इनटू फंक्शन होता है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सर्जेक्टिव ऑल्सो नोन एज ऑन टू फंक्शन, और अ सर्जेक्शन ए फॉर एवरी एलिमेंट वाई इन द कोड डोमेन। इस तरह से ये कोड डोमेन है ना, तो देर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द एक्स डोमेन इन द डोमेन एक्स ऑफ सच दैट के एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। मतलब इस तरह से होना चाहिए कि ये तो हमें पता है कि सारे नंबर हमने यूज़ करने हैं, कि आपके पास कोई भी नंबर हो फंक्शन इधर से, जैसे ये A1 पे जा रहा है तो B2 पे जा रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई अब नंबर नहीं है 1 2 के अलावा, तो इसका मतलब है हमने C को भी तो कोई असाइन करना ही करना है ना, तो वो हम C को चाहे 1 असाइन कर दें या 2 असाइन कर दें अंडर सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी फंक्शन के फंक्शन किस तरह से गिवन है, लेकिन असाइन ज़रूर करना होता है आपने। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए B में कि आपके पास कोई जैसे हमने इनटू में पढ़ा कि कम से कम एक होना चाहिए था कि जिसका प्री इमेज ना हो, लेकिन ऑन टू में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कि कोई इमेज कोई ऐसा नंबर हो कोड डोमेन में या रेंज में या दूसरे वाले सेट में कि उधर से पिछला में से उससे कोई नंबर ना साइन हुआ हो। नेक्स्ट है अ 1-to-1 फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ विच द आंसर्स नेवर रिपीट। इसमें आंसर नहीं रिपीट होते। फॉर एग्जांपल द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज़ अ 1-to-1 फंक्शन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट आंसर्स फॉर एवरी इनपुट हम कोई भी देंगे, एक्स को 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, किसी भी पॉइंट पे आंसर सेम नहीं आ रहा है। हर दफ़ा एक्स प्लस 1 आंसर हमें
डिफरेंट देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है कि हम एक्स की वैल्यू कोई भी रख रहे हैं, आंसर हमें एक्स प्लस वन को सॉल्व करने से आ रहा है। इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आ रही है, ये फंक्शन होता है। इसी तरह से इसमें सारे यूज़ भी हो रहे हैं और आप देखें डी बी ए हर एक पे डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है, किसी पे सेम नहीं आएगा, कोई नंबर सेम नहीं साइन होना चाहिए। इसी तरह इधर से सारे यूज़ भी हो रहे हैं और सारे डिफरेंट भी जा रहे हैं। अब ये आगे आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये हमको याद रखने हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों यहाँ पे होल पे है, यहाँ पे हमने अलग अलग लगाना होता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स। आपको नंबर्स के सेट कौन कौन से होते हैं ये पता होने चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किससे शो करते हैं और होते किस तरह से हैं, ये एन से शो करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में डब्ल्यू को से शो करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे, लेकिन ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो सारे आ जाते हैं। इवन नंबर ई से शो करते हैं, वो -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन। माइनस और पॉजिटिव में सारे होते हैं, ज़ीरो भी होता है और 2 4 6 इस तरह से, प्लस में भी माइनस में भी। ऑड नंबर्स भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, वो ज़ीरो तो ऑड नंबर नहीं होता बेसिकली। वैसे ज़ीरो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, लेकिन वो इवन में हम लिख लेते हैं, ऑड में नहीं लिखा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी है कि 2 प्राइम नंबर हमको पता है क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं जाते हैं, तो उसको पी से शो करते हैं। वो इस तरह से 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है, इसके अलावा प्राइम नंबर्स में इवन नहीं आते, क्योंकि हर इवन नंबर 2 पे तो चला ही जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 हमने इसलिए लिया हुआ है सिर्फ कि वो 1 और 2 पे जाता है, उसके भी तो 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, बाकी सारे ओड होंगे। 2 सिर्फ वाहिद इवन प्राइम होता है, 2 के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर्स में नहीं होता। अब ये आपके पास है ए और बी सेट आपको गिवन है, आपने यूनियन बी और इंटरसेक्शन भी बतानी है। तो यूनियन का आपको पता है कि कोई 2 सेट गिवन है तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आप कंबाइन करके लिख लें, वो यूनियन हो जाती है। और इंटरसेक्शन में कोई 2 सेट गिवन है और आप उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखें तो वो इंटरसेक्शन हो जाती है। जैसे यूनियन बी है, अब इसमें हमने सारे लिखने थे अरेंज करके, 1 2 3 इधर भी है, 3 इधर भी हमने एक दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना है। 5 फिर 5 इधर भी था, एक दफ़ा लिखा, 7 भी एक दफ़ा, इस तरह से 9 और 11 ये यूनियन आ गई। इंटरसेक्शन दोनों सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 आ गया। 5 इसमें और इसमें है, वो भी आ गया। 7 भी आ गया। 11 इसमें था, इसमें नहीं था, तो हम नहीं लिखेंगे। मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। इसी तरह से अब ए और बी गिवन है, आपने ए माइनस बी और बी माइनस ए बताना है, और ये दोनों डिफरेंट होते हैं कि आपके पास मतलब डिफरेंस लेना होता है आपने। ए और बी सेट्स हैं, ए माइनस बी का मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स में से ये नहीं आपने करना है कि 2 - 2 3 - 4, नहीं, आपने देखना है कि जैसे 2 इसमें है ना, इसमें भी है, तो वो हमने नहीं लिखना। डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं कि जो इसमें हो और इस सेट में ना हो। अगर ए माइनस बी हम पहले लिखने हैं तो हमने एक ही देखने हैं। फिर 3 है, इसमें नहीं है, 3 आ गया। 4 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं लिखना। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिखा। इसी तरह बी माइनस ए लिखा। 2 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं आएगा। 4 इस दोनों में है, वो भी नहीं आएगा। 6 इस सेट में है ना, बी में, ए में नहीं है, वो आ गया। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो भी आ गया। अब आप देखें ए और माइनस बी का आंसर है 3 5 और बी माइनस ए का आंसर है 6 8, दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए ए माइनस बी और बी माइनस से दोनों डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने ए माइनस बी कर लिया तो मैं बी माइनस ए भी फाइंड कर लूँगी, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट आंसर होते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस के आपके पास जो ए और बी सेट गिवन होते हैं वो सेम हो जाए तो एक अलग कंडीशन है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये यू ए बी गिवन है। यू यूनिवर्सल सेट होता है, एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें ए बी और बाकी सारे सेट कंटेन किए जाते हैं। अब आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ आपने वेरीफाई करना है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या किया, वी आर टू प्रूव दैट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है ए यूनियन बी, या आपको पता है ए और बी की यूनियन ली। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने यू माइनस ए करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस चीज़ को माइनस करना होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है। माइनस उसी तरह अभी जैसे हमने ए माइनस बी माइनस किया है कि यू सारा ये था 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9, ए यूनियन बी ये आया हुआ था, माइनस करो 1 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं आना। 2 भी है, 3 भी है, इसके अंदर 4
है, इधर नहीं है, 4 आ गया, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी आ गया, आगे 6 7 8 9 सारे हैं। मतलब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो 4 5 आई है। अब आपने राइट हैंड साइड बतानी है, ए और को बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लेके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए है, उसी तरह ही किया कि इसमें हो और इसमें ना हो, डिफरेंस लिया तो 1 4 5 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट लिया 2 4 5 9, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों में सिर्फ क्या कॉमन था, 4 और 5, इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों 4 और 5 और इक्वेशन 2 4 और 5 तो दोनों सेम है, ये वेरीफाई हो गया। डिमॉर्गन लॉ, ये हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई किया था। नेक्स्ट आपके पास है ए और ए है, ए मतलब 1 3 फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बाइनरी रिलेशंस बताने हैं आपने, और ये भी बताना है उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। ये और बी है, ए क्रॉस बी मतलब 3 को आपने सारों के साथ अलग अलग लिखना है, फिर 5 को इस सारे एलिमेंट्स के साथ लिखना है, फिर 6 को इस बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखना है। ये ए बी के लिए। बी क्रॉस ए का मतलब है बी का आपने 1 एलिमेंट लेना है और उसको 1 बाय 1 ए के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा, मतलब 1 3 के साथ लिखा, 5 के साथ लिखा, 6 के साथ लिखा। फिर बी का सेकेंड एलिमेंट लिया 3, इसको ए के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा, 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के एलिमेंट्स लेने हैं, बी क्रॉस ए है तो पहले बी के एलिमेंट्स लेने हैं। 2 बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी आर। अब बाइनरी रिलेशंस क्या बने हैं, दोनों डिफरेंट लेने हैं, 3 1 5 3 5 1, फिर इसी तरह से 3 1, कोई भी आप रिलेशंस ले लें, 3 3 5 3 6 3। इनकी डोमेन मैंने आपको कहा था फर्स्ट पॉइंट एलिमेंट्स हैं, डोमेन क्या बनेगी 3 5 और रेंज क्या बनेगी 3 1 3 1, तो हमने एक ही दफ़ा लिखा। सेकंड की क्या बनेगी 3 5 6 और रेंज बनेगी 1 3। ठीक है, इस तरह से 2 बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी क्रॉस ए आर, ये इस तरह से रिलेशंस हैं, इनकी डोमेन और रेंज वही जैसे हमने अभी पहले बताई है। अब हेयर इज़ द समरी ऑफ यूनिट नंबर 8। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। If A and B are two sets, then common elements of both sets, common elements, are called the intersection of sets. And if A and B are two sets, then collection of all the elements of both sets is called the union of set. And union वाला जो set होता है वो हमेशा बड़ा होता है intersection वाले set से, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को सारों को लिखना ही होता है। इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, वो थोड़े रह जाते हैं। उसके बाद है a set which is written in ordered pair, then first elements of set are called the domain and the second elements are also called the range, और range को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। फिर बाइनरी रिलेशन ओवर टू सेट्स दैट एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट टू द फर्स्ट सेट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। जैसे हमने अभी कहा कि ए और बी को अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है ऑर्डर पेयर में, और अगर ए सेट पहले ए क्रॉस बी लिखना है तो पहले ए के लिखने हैं बाद में बी के, और हर एलिमेंट सेट एक एक एलिमेंट को दूसरे सेट के 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के साथ लिखना होता है। अगेन pause your video and revise all the things of unit number 8. Then go to your book work, complete your book one and do all the questions of exercise of chapter number 6. Check your answers given at the end of your book. फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करें, और उसके बाद सारी जो आपके बुक में भी समरी लिखी हुई और सारी डेफिनेशन उसको भी लर्न करें, तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सेट्स लॉगरिथम्स पढ़े, और उसके बाद हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े, फिर हमने सेट्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं। उसके अलावा हमने इसमें एक लॉज भी पढ़े थे लॉगरिथम्स के। तो अगेन आई विल से दैट do practice of all the questions of exercises of these chapters, chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 8. Then you people will be much able to solve all the questions and all the queries of your these chapters. So thanks for watching. Good luck.